बजट में सरकार ने इनकम टैक्स में जो भी बदलाव किए हैं उसके बाद हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या हमें नई व्यवस्था में जाना चाहिए, यानी न्यू इनकम टैक्स रिजिम में, या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम में। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे बदलाव ऐसे किए गए हैं जिसका आप पर काफ़ी गहरा असर पड़ने वाला है। तो आज उन सारे बदलाव और उन सारे बदलाव से उपजे हर सवाल का आपको ठोस जवाब देंगे, क्योंकि हमारे साथ सवाल पूछने वाले लोग भी हैं जो काफ़ी इन्फॉर्म्ड हैं, और दूसरे सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लोगों के सवाल जो उनके मन में हैं, खासतौर से इस बजट के पेश होने के बाद। बजट में सबसे बड़ी बात कही गई कि इन नए इनकम टैक्स रिजिम को ज़्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद खासतौर से जो नए लोग हैं, नई नौकरियाँ पाए हैं, उनके पास कई सारे सवाल उठ के खड़े होते हैं। आपके पास कोई सवाल है? आपने बजट सुना, क्या आपके मन में सवाल उठा? मेरा सवाल ये है कि मेरी अभी जॉब लगी है और मैं टैक्स प्लानिंग के लिए सोच रहा था, तो लोग मुझे एडवाइस कर रहे थे कि आप पीपीएफ और लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मैं इन्वेस्ट करूं ये लाइफ इंश्योरेंस और पीपीएफ में, और मुझे कौन सी स्कीम लेनी चाहिए, न्यू स्कीम या ओल्ड स्कीम? ये नई स्कीम आने के बाद कोहली साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही उठ रहा है कि आमतौर पर लोग टैक्स बचाने के लिए भी पीपीएफ और इंश्योरेंस लेते थे। अब तो इन जैसे लाखों लोग होंगे जो इस तरह के उलझन में फंसे होंगे, क्या जवाब उनके लिए? बिल्कुल, इनकी नई जॉब लगी है, बड़ा धर्म संकट है कि एक तरफ सेविंग भी करनी है, बुढ़ापे के लिए जोड़ना है, रिटायरमेंट के लिए जोड़ना है, बड़े खर्चे के लिए जोड़ना है, और दूसरी तरफ अब उस पे से जो अट्रैक्शन था टैक्स सेविंग का वो जा चुका है। तो मुझे लग रहा है कि सेविंग की आदत, लक्ष्मण, एक ऐसी आदत है जो कि छोड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, टैक्स एडवांटेज ना रहे, पर इन्होंने जो दो चीज़ों की बात करी, पीपीएफ बहुत अच्छी स्कीम है, 7% रिटर्न है, टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो मैं समझता हूँ सेविंग थोड़ी बहुत फिर भी करते रहनी चाहिए। भले ही न्यू टैक्स रिजीम में आने के बाद इनको उसका सीधा नहीं लाभ मिल रहा हो। मुझे लग रहा है वित्त मंत्री महोदया भी ये संदेश कभी नहीं देना चाहती होंगी कि आप सेविंग करना छोड़ दीजिए। लेकिन मैं पूछूं कि अगर सिर्फ टैक्स बचाने के लिहाज से सेविंग करना चाहते हैं तो सेविंग करने का फ़ायदा नहीं मिलेगा टैक्स में। देखिए, खाली टैक्स बचाने के लिए तो सेविंग करनी चाहिए भी नहीं सैद्धांतिक रूप से। सेविंग का मकसद आपको नहीं, मैं और ज़्यादा सटीक सवाल पूछ रहा हूँ। अगर कोई सिर्फ इसलिए सेविंग कर रहा हो कि मुझे टैक्स बचाना है, तो अब नई टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के बाद क्या उस टैक्स बचाने के लिए सेविंग करना चाहिए? टैक्स सेविंग करने से टैक्स में कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। फिर अगर खाली टैक्स के लिए आप सेविंग कर रहे हैं तो फिर उस सेविंग से हट के और भी बहुत, कहते हैं और भी गम है ज़माने में, आप और चीज़ों पर भी जा सकते हैं। खाली टैक्स वाली जो सेविंग है उसको आप छोड़ सकते हो। तो इसके लिए ऐसे मामले में इनके लिए न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, न्यू टैक्स रिजीम बेहतर होगा। और पीपीएफ मैं इनको सलाह दूंगा, ये ज़रूर फिर भी खोलें, इनको आगे काम आएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी रिस्क कवरेज होता है, वो उसका एक ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। तो मुझे लग रहा है इन सेविंग्स का ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख के तब इनको चयन करना चाहिए। अगर वो टैक्स सेविंग ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं तो फिर करने का फायदा नहीं, छोड़ सकते हैं। बाकी जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, छोड़ सकते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं। आपके पास कोई सवाल? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी अभी रिसेंटली मेरा प्रमोशन हुआ है और मेरी सैलरी है 60,000 रुपये, तो क्या मुझे नई रिजीम में जाना चाहिए या नहीं, या पुरानी रहनी चाहिए? सैलरी आपने बताई? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये, 60,000 रुपये सैलरी महीने का है, तो यानी आपको 7,20,000 के आसपास सैलरी होगी सालाना। तो ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है, 7,20,000 हो गया। और स्टैंडर्ड डिडक्शन, अब तो पता है आपको, न्यू रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन आ चुकी है जो कि पहले नहीं होती थी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 लें तो 6,70,000 रह जाती है। और अगर आपने, इन्होंने वित्त मंत्री महोदया का कल बजट स्पीच सुना था जो अभी आया है, तो 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। तो इनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जब सैलरी बढ़ेगी तब देखी जाएगी। नहीं, ये 7 लाख वाले में मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी और चाहिए। जो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या 7 लाख तक अब टैक्स नहीं लगेगा या फिर कुछ उसमें पेच है? बहुत अच्छा सवाल है, और मेरे से भी बहुत लोगों ने, लक्ष्मण, कल जब से बजट स्पीच आई तब से लोगों ने पूछा है। और इसमें कैच ये है कि 7 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो एक सेक्शन 87A होता था, आपको याद होगा, हम टैक्स गुरु में अक्सर इसका जिक्र करते हैं। वो 87A अब चल के न्यू टैक्स रिजीम में आ गया है, यानी कि 25,000 रुपये टैक्स आपका कुल मिला के बचता है। और 7,000 पर जो ही आप पार करते हैं उस लक्ष्मण रेखा को, क्षमा करिए आपका नाम ले रहा हूँ, जैसे ही आप उसको पार करते हैं तो आपके ऊपर वो स्लैब्स अप्लाई हो जाते हैं, 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख। पर जब तक आप 7 लाख के अंदर रहते हैं तब तक के लिए 0 टैक्स रहेगा। तो इनके लिए खुशखबरी, 0 टैक्स। लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि 7 लाख वाले जो बदलाव है वो सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए है, बिल्कुल ओल्ड टैक्स वालों के लिए नहीं है। बिल्कुल उनके लिए नहीं है। उनके लिए वही पुराना जो चल रहा है 2.5 लाख वाला मॉडल है, वही चल रहा है। 2.5 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख पुराने, उनके लिए बाकायदा स्लैब्स लागू हैं। और इसीलिए लक्ष्मण, ये पुराने स्लैब्स वित्त मंत्री महोदया ने हटाए नहीं हैं,
क्योंकि जिन लोगों ने कमिटमेंट की हुई थी, जो लोग इन्वेस्टमेंट के ज़रिए करना चाहते हैं, उनके लिए अभी रखा हुआ है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप रखिए। पर बाय डिफ़ॉल्ट अब आप जब पोर्टल खोलेंगे ना, तो आपको नया रिजीम अब बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देने वाला है। बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले होता था कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में जाना है तो आपको चुनना होगा, अब यह है कि नहीं, आपको पुराने में जाना है तो चुनना पड़ेगा। पुराने को चुनना पड़ेगा। पुराने को कैसे चुनेंगे, इस पर आपसे बातचीत करूँगा, लेकिन एक और सवाल मैं ले लेता हूँ इनसे। जी सर, गुड आफ्टरनून। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक टैक्स पेयर हूँ और अंडर ओल्ड रिजीम हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें न्यू रिजीम के अंडर मिलेगी कि नहीं? क्योंकि जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तब से हमें कोई डिडक्शन नहीं मिल रही है न्यू रिजीम के अंडर। स्टैंडर्ड डिडक्शन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल। और आपने कई शो में उठाया भी था इस मुद्दे को। बिल्कुल, आपको याद होगा हम डिस्कस करते थे कि नई रिजीम को लुभावना बनाया जाए। आपने भी मुहिम चलाई कि नई रिजीम को अट्रैक्टिव बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ पाएँ। तो मुझे लग रहा है आपकी आवाज़ पहुँच गई वित्त मंत्रालय के गलियारों में और उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को ले आए वापस, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगी आपको। फिर से एक बार साफ कर दे, पहले जो व्यवस्था थी उसके तहत न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं थी। अब न्यू टैक्स रेजिम, अब ये न्यू जो आई है, हाँ, उसमें मैं उसको न्यू कहता हूं। न्यू हो गया, तो ये न्यू डिडक्शन है। जी बिल्कुल, 50,000 रुपये। ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रेजिम की बात कर रहे हैं जहाँ आपको फायदा मिलेगा। आपके पास कोई सवाल? नमस्कार, मेरा 20 साल का हाउसिंग लोन है, तो उसमें 2.5 लाख का इंटरेस्ट है और लगभग 75,000 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो क्या मुझे न्यू रिजीम ऑप्ट करना चाहिए या पुराने रिजीम में कंटिन्यू करना चाहिए? जी हाँ, ये यक्ष प्रश्न है लक्ष्मण। इसलिए यक्ष प्रश्न है क्योंकि बहुत सारी जगह चर्चा हो रही है कि क्या अब भी पुरानी रिजीम अट्रैक्टिव रहती है। तो अब इन्होंने तो हाउसिंग लोन लिया हुआ है, जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, उसका तो 15-20 साल तक किस्त जाती रहती है। तो हम एक सीमा तय करते हैं, जब हम कैलकुलेशन में जाते हैं तो हमको एक सीमा दिखाई देती है। वो सीमा कहती है कि जब आप लगभग 8.25 साढ़े 8 लाख रुपए तक अगर आप 80C और 80D में खाली निवेश कर रहे हैं, तो पुरानी रेजिम आपके लिए अभी भी अट्रैक्टिव बनी रहेगी। पर साथ में हाउसिंग लोन भी लिया हुआ है, जो कि आपने लिया हुआ है, तो 15 लाख रुपए तक करीब आपके लिए पुरानी रेजिम फिर भी अट्रैक्टिव रहेगी। यानी कि पुरानी रेजिम में टैक्स कम आएगा, नई रेजिम में ज़्यादा आएगा। पर जैसे ही 15 पार करेंगे तो आपको नई रेजिम अट्रैक्टिव दिखनी शुरू हो जाएगी। शर्त यह है, हाउसिंग लोन होना चाहिए, 80C होना चाहिए, 80D होना चाहिए। तो मतलब ये रहा कि अगर आप हाउसिंग लोन लिए हैं, अगर आपकी आमदनी 15 लाख रुपए तक है, तब आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेहतर है। शर्त यह है कि आप 80C पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं 1.5 लाख, और 80D में आप मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 पूरा दे रहे हैं और हाउसिंग लोन लिए जी। 15 लाख से ऊपर जा रहे हैं तो फिर आपको न्यू टैक्स रेजिम ज़्यादा बेहतर। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वो धूमिल होती जाएगी। पुरानी रेजिम आपके लिए वो फीकी पुरानी पड़ती जाएगी। और अगर मान लिया कि कई लोग जिन्होंने होम लोन नहीं लिया है, तो उनके लिए क्या है? जिन्होंने होम लोन नहीं लिया है, तो 8.25 लाख रुपए की जब आप एक इनकम की सीमा पार करेंगे तो आपको नई रेजिम चमकती हुई दिखाई देने लग जाएगी। 8.25 लाख तक। लेकिन ऐसे लोग हैं क्या कि 80C 80D का पूरा फायदा ले लेते हैं? बहुत लोग हैं लक्ष्मण। आप 80C की बात करते हैं, प्रोविडेंट फंड में ही कट जाता है इतना तो, और उसके अलावा PPF है, NSC है, इंश्योरेंस है, हाउसिंग लोन रीपेमेंट है, बच्चों की ट्यूशन फ़ी है, स्टैम्प ड्यूटी मकान की, ये सब मिला के 1.5 लाख तो पता ही नहीं लगता कब भर जाता है। और मेडिकल इंश्योरेंस तो मैं समझता हूँ हर किसी की ज़रूरत है, आजकल हर व्यक्ति लेना चाहता है। खासकर कोविड के बाद इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। 80C 80D सबसे मशहूर चैप्टर 6A की डिडक्शंस में से दो हैं। अब ये सारी बात रही न्यू टैक्स रेजिम ओल्ड टैक्स रेजिम को लेकर, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे बदलाव किए गए हैं जो बजट में घोषणा की गई थी। उन बदलावों का भी काफ़ी ज़्यादा असर आपके ऊपर पड़ने वाला है। इस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।